हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ये क्लासरूम। तो बेटा आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हुए आपको पढ़ाया जाएगा फंगस किंगडम फंजाई। अब बेसिकली 5 किंगडम्स हैं और 5 किंगडम्स में हमें RH विटेकर के क्लासिफिकेशन के मुताबिक मोनेरा अपन ने कर लिया, प्रोटिस्टा अपन ने कर लिया। अब अपने को जो तीसरा वाला है वो फंजाई करना है। बेटा अगर सीधी सी बात बोलो, फंजाई आपके पास सबके सब यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक के साथ साथ अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से देखा जाए ना, तो बेटा जो फंजाई होता है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन द फंजाई इज हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक है। इस फंगस के अंदर बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे बेसिक आइडियोलॉजीज इस चैप्टर को लेके बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो मैं आज बेटा फंगस के लिए क्या करने वाला हूँ, एक पैरेलल आपको हिसाब किताब दिखाने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, फिर नोट्स पे लेके जाऊंगा, फिर एनसीईआरटी, फिर नोट्स, आपको इस तरीके से चलाते रहूंगा। एक एक लाइन एनसीईआरटी करेंगे हमेशा की तरह, कंप्लीटली बढ़िया तरीके से इस बात को फिनिश करेंगे और याद रखेंगे हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस है बेटा अपने नीट को क्रैक करना, और नॉट जस्ट क्रैक करना बट नीट के अंदर रैंक लेके आना। तो पर्पस से ना भटकते हुए, पर्पस को दिमाग में बिठाते हुए सिलेबस के उन एरियाज में जहाँ पे इंटरेस्ट निकाल पाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, उन एरियाज में जहाँ पे हमें कुछ ब्राइट जस्ट चीज़ें नहीं दिखती, हमें ऐसा लगता है कि हमें चीज़ों को रटना पड़ेगा, तो इन सब एरियाज में से इन सब बातों को दिमाग से ज़रा बाहर निकालो। याद रखो बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी छोटी आदतों से, बेकार आदतों से नहीं निकलती। आपको बढ़िया आदतें रखनी पड़ती हैं, आपको ऐसी आदतें बनानी पड़ेंगी, आपको इस किस्म की हैबिट्स और इस किस्म के करिकुलम अपना एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आप बढ़िया से कर सको। तो आओ बेटा करते हैं स्टार्ट। फंगस की बात कर रहे हैं बेटा, फंगस की बात कर रहे हैं तो लेट्स सी व्हाट डज इट से। किंगडम फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। यानी फंगस में आपको यूनिसेल्युलर प्लस मल्टीसेल्युलर दोनों मिलते हैं। याद रखना यूनिसेल्युलर के नाम पे बेटा अपने को क्या मिल जाता है, यीस्ट। बाकी सब के सब मल्टीसेल्युलर होते हैं। और न्यूट्रिशन की बात करें तो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक भी ऑटोट्रॉपिक नहीं मिलता। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अलग अलग जगह मिल सकते हैं, ठंड गर्म हर जगह आपके पास बहुत अलग अलग डाइवर्स हैबिटेट में मिल सकते हैं। और इनकी शक्ल सूरत शेप वगैरह होती है वो बहुत अलग अलग टाइप की भी हो सकती है। आपने डेफिनेटली देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन फंगस ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। अगर कोई फ्रूट गल गया है, ब्रेड पे अगर गीला हो गया तो उसने देखा ना ब्राउन ब्लैक उसके ऊपर दिखा हुआ, तो फंगस की ग्रोथ होती है। इनफैक्ट घर में बेटा जब ब्रेड आता है तो ब्रेड के ऊपर देखो आपके पास एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अगर ब्रेड अपनी एक्सपायरी डेट से 2 या 3 दिन ज़्यादा हो जाए तो आप ब्रेड के अंदर ही ग्रीन कलर की ग्रोथ देखोगे ब्रेड पे। एक फ्रूट लो, उसको छोड़ दो, उसको सड़ने दो, धीरे धीरे देखना फ्रूट के ऊपर एक ब्राउनिश ब्लैकिश इस तरीके से कवरिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये सब क्या है, फंगस। द कॉमन मशरूम, घर में मशरूम तो खाते हैं, वो भी अपने पास एक फंगस है। यानी हम लोग फंगस को खा भी सकते हैं। और टोडस्टूल्स, ये क्या होता है इसकी मैं फोटो दिखा के समझाऊंगा, अभी के लिए रुक जाओ। टोडस्टूल्स ये भी फंगस है। मस्टर्ड लीफ के ऊपर अगर कोई व्हाइट स्पॉट्स देते हैं वो भी पैरासिटिक फंगस की वजह से। यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये लाइन जरा देखो। अब इसने कहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकाउंट्स फॉर द इन्फेक्शंस और अकाउंट्स फॉर द अकरेंस ऑफ फंगस। मैं आपको 3 से 4 स्टेटमेंट दे देता हूँ, जिसमें से ये स्टेटमेंट भी एक आपको स्टेटमेंट देता हूँ। क्या ये स्टेटमेंट फंगस के लिए है, व्हाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीव्स, ठीक है, इसकी वजह से बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्टा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा तो लगा पाओगे ना। तो मस्टर्ड लीफ पे व्हाइट स्पॉट्स किसकी वजह से, फंगस की वजह से। क्लियर। सम यूनिसेल्युलर फंजाई जैसे यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। बेटा यीस्ट आपके पास ब्रेड और बियर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो यीस्ट है इसकी मदद से आप ब्रेड और बियर दोनों बना सकते हो, इसलिए इसको 2 नाम दिए जाते हैं। एक बोला जाता है बेकर्स यीस्ट, एक ही यीस्ट है, इससे दोनों काम करा जा सकते हैं, या फिर ब्रूअर्स यीस्ट। ब्रूअर्स यीस्ट बेसिकली जब इसको नाम दिया जाता है जब ये अल्कोहल या वाइन या अल्कोहल, विस्की वगैरह इन सब चीज़ों में बनाने में मदद करता है। बेकर्स यीस्ट जब ब्रेड बनाने में मदद करता है। क्लियर, राइट। अदर फंगाई कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगस, क्या आपको ह्यूमन बॉडी में फंगस कोई डिजीज कॉज कर सकता है? सोचो, आपकी बॉडी में कोई रिंगवॉर्म हुआ कभी सर पे डैंड्रफ हुआ, ये तो पक्का ही हुआ होगा। तो ये वाली जो डिजीज़ है बेटा फंगस करती है। फंगस प्लांट्स में भी करती है, जस्ट हमने यहाँ पे देखा, एनिमल्स में तो करती ही करती है। जैसे एग्जाम्पल, पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पक्सीनिया कहाँ गया रे बाबा। एग्जाम्पल, व्हीट
रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, यानी पक्सीनिया अपने पास फंगस है जो वीट में रस्ट कॉज करती है। एक वीट का जो प्लांट होता है वो ब्राउनिश येलोइश सा होने लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे ना वीट के प्लांट से कुछ झड़ने लगा, ऐसे लगता है कि जैसे जंग झड़ रही है। बेसिकली वो फंगस होती है। तो पक्सीनिया फंगस है जो उसको अटैक करती है। पक्सीनिया ग्रामिनिस पूरा नाम होता है बेटा उसका। सम आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। देखो फंगस के अगर आप यहाँ रियलाइज कर रहे हो ना, वो बेटा वो प्लांट्स में, एनिमल्स में डिसीज भी कर सकती है। एनिमल्स, हम लोग एज ए ह्यूमंस उसको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों के लिए, या दवाई के नाम पे आप यहाँ पे पेनिसिलिन, जो बेसिकली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक यूज होती है, दवाई है ना, वो भी पेनिसिलियम नोटाटम नाम की फंगस से आता है। तो दैट मीन्स एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम। एग्जाम्पल बेटा पेनिसिलियम इज द फंगस जिससे अपने को क्या मिलता है, पेनिसिलिन। राइट, पक्का क्लियर हो रहा है? फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कॉस्मोपॉलिटन यानी हर जगह मिलेंगे, हवा में, पानी में, मिट्टी में, एनिमल पे, प्लांट पे, हर जगह मिलेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका प्रेफर्ड हैबिटेट का है, वह कहाँ ग्रो करना चाहते हैं? दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। यहाँ तक अपने को क्लियर हो गया? डन, आगे बढ़ते हैं। एक लाइन, विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगाई आर फिलामेंटस। ये मैं आपको बात अभी समझा चुका हूँ। फंगस मल्टी सेल्यूलर बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें यीस्ट आपके पास यूनिसेलुलर, अदरवाइज फंगस फिलामेंटस है। स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्ड फिलामेंटस है। फिलामेंट मतलब इस तरीके से धागों की तरह अपने पास पड़े हुए, इस तरीके से, राइट। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, लंबे, स्लेंडर, पतले, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज हाइफे। फंगस की बॉडी को अगर देखा जाता है तो फंगस की बॉडी में इस तरीके से लॉन्ग इस तरीके से फिलामेंट्स मिलते हैं, राइट। इस तरीके से ऐसे लंबे लंबे पतले पतले, तो इन फिलामेंट्स को बेटा हम क्या कहते हैं, हाइफे। डन, क्लियर हो गया आपको? देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज हाइफे। ये हाइफे वर्ड अपने लिए है इंपॉर्टेंट। तो हाइफे क्या है, ये वाले स्ट्रक्चर्स। नाइस। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। ये दोनों वर्ड्स बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ पढ़ता है ना, तो पढ़ने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए बेसिक टर्म्स को ना बेटा याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स सबसे पहले आपने पढ़ी हाइफे, और दूसरा वर्ड क्या है, माइसीलियम। अब ये माइसीलियम क्या है? आपको यहाँ पे 1 2 3 3 हाइफे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, खूब सारे हाइफे इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ। फंगस ऐसी रहती है, इतने सारे जो अलग अलग फंगस के हाइफे होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं। तो दूर से में दिख रहा है ना, जैसे एक जाली मैश लाइक नेटवर्क है। इस मैश लाइक नेटवर्क को हमने क्या टर्म कर दिया, माइसीलियम। क्लियर हुआ? द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। अब जब आपने इंडिविजुअल इन हाइफे की बात करी, जो ये हाइफे, सम हाइफे आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। क्या मतलब हुआ, हाइफे का स्ट्रक्चर देखा तो इस तरीके से लंबा सा हाइफे था। अब हाइफे हम सोचेंगे मल्टीपल सेल्स की बनी हुई, नहीं, उसको मल्टी सेल्यूलर बोलने की जगह या कोई भी ऐसा नाम देने की जगह सिंपल बोला, पहली बात उसका मतलब है वो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर। क्लियर? ऑल्सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। देखा है, ऐसा लग रहा है ना, एक लंबा सा ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर यहाँ पे तो साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे ये जो है ये न्यूक्लियस है। तो अब ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में ये इट इज बिहेविंग लाइक अ वन सिंगल स्ट्रक्चर। तो दिस सिंगल हाइफे, वन हाइफे, क्या यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है? यस। तो फंगस में, किसमें, फंगस में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए वर्ड यूज करते हैं सिनोसिटिक। क्या यूज करते हैं बेटा? सिनोसिटिक। हुआ क्लियर? बढ़िया तरीके से। अब इसने कहा some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm and these are called as sinusitic। इतना तो अपने को समझ आ गया। यानी कुछ हाइफे में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलती है, बट कुछ हाइफे में अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉसवॉल्स इन देयर हाइफे। और सेप्टा और क्रॉसवॉल्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बेटा इस पॉइंट को जरा रब करते हैं, क्योंकि हमें हाइफे और ये सब सिनोसिटिक वगैरह तो सब समझ आ गया। तो यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक सिनोसिटिक हाइफे देख रहे हो, बट कुछ हाइफे मालूम बेटा कैसे होते हैं? उनके बीच में यहाँ पे ऐसे सेप्टा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सेप्टा मिलते हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशन देख सकते हो। अब सेप्टा में दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। तो क्या ये यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन है? कैसी कंडीशन है? यूनी
न्यूक्लिएट। अपने को ये भी मत समझ आता है, यहाँ पे ये इंडिविजुअल सिंगल सेल है, ये भी समझ आता है, यूनिन्यूक्लिएट है, सिंगल सेल है। और बेटा ये जो चीज़ है इसको आप बोलो सेप्टा, इसको बोलो क्रॉस वॉल, कुछ भी बोलो। तो बेसिकली दो सेल को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है सेप्टा बोल दीजिए, चाहे उसको क्रॉस वॉल बोल दीजिए। यहाँ तो अपने को मत समझ आया, हुआ ना बेटा क्लियर? एग्जैक्टली मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो हाइफे है, एनसीईआरटी ने बोला हाइफे हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं। ये जो हाइफे हैं अपने पास दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो ये वाला जिसको यूनिन्यूक्लिएट, और ये मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट के लिए स्पेशल वर्ड देखा था सिनोसिटिक। डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अदर्स हैव सेप्टल और क्रॉस वॉल्स इन द हाइफे। ओके डन। अब एक नया कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल। जो ये सेप्टा की वॉल है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन। याद आया काइटिन आपने कहाँ पढ़ा था? एनिमल किंगडम में। एग्जैक्टली सेम काइटिन आपको फंगस में भी मिलेगा। तो द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स। हुआ क्लियर बेटा? बढ़िया से देखो नेक्स्ट। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक। Most fungi are heterotropic and absorb soluble organic material from dead substrate and hence are called as saprophytic। और यहाँ एनसीईआरटी सैप्रोफाइट्स की डेफिनेशन देती है, ध्यान से डेफिनेशन पे फोकस करो। फंगस के खाने की बात कर रहे हैं। दी फंजाई और ये FUNGUS होता है तो बेटा इसको फंगस कहते हैं, फंजस नहीं कहते, और इसको फंगाई नहीं कहते, इसको कहते हैं फंजाई। ठीक है, जब ऐसे होता है तो फंजाई और ये फंगस। सो the fungi are heterotropic and absorb soluble organic matter, यानी मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, मरी हुई चीजों से। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। क्लियर हो रहा है? तो फंजाई सैप्रोफाइट की तरह बिहेव करती है, पहली बात। अगर सब फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, क्लियर हो रहा है? अब उनमें से जो सेप्रोफिटिक हैं ये समझ आते हैं, बाकी जो सेप्रोफिटिक नहीं है वो कैसे रह रहे हैं? दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज पैरासाइट। यानी कुछ तो मरे हुए ऑर्गेनिज्म से, मरी हुई चीज़ों से, डेड ऑर्गेनिक मैटर कोई भी हो, उसमें से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। जैसे लकड़ी का एक पीस मार्केट में पड़ा है, मार्केट मतलब गार्डन में गिरा हुआ है, जंगल में पत्ते गिरे हुए हैं, जैसे कुछ भी कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, तो उस चीज़ को हमने टर्म कर दिया बेटा सैप्रोफाइट। इतना तो अपने को मस्त क्लियर हुआ बस। बट अगर वो सैप्रोफाइट नहीं है तो वो किसकी तरह रह सकता है? वो जिंदा ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन डिराइव कर सकता है। अब वो जिंदा ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। तो लिविंग प्लांट एंड एनिमल, तो बेटा उनको हमने क्या कह दिया? पैरासिटिक अरेंजमेंट। डन। अब एक लास्ट अरेंजमेंट यहाँ पे एक ऐसी अरेंजमेंट है जहाँ पे फंगस अकेला नहीं रह रहा है। फंगस ने कोई ना एक बातचीत कर ली स्पेशल सेल्स के साथ, एल्गी के साथ। किसके साथ? एल्गी। प्लांट्स में एल्गी आती है ना, तो फंगस एक दिन चलती जा रही थी, उसको बराबर में चलती एल्गी मिली। एल्गी कहती यार दिक्कत मालूम क्या है? फंगस कहती क्या? एल्गी कहती यार मैं ना इस पत्थर पे ना उगना चाहती हूँ। अब मेरे पास ना किचन का सारा सामान है, कुकर है, मसाले है, बर्तन है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या? मैं खाना बनाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन जो जमीन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स ना मेरे को मिल नहीं रहे। तो फंगस ने कहा भैया न्यूट्रिएंट क्यों नहीं मिल रहे? तुम जमीन से मिट्टी से ले लो। वो एल्गी कहती है मुझे मिट्टी में नहीं रहना है, मुझे एक पत्थर पे ग्रो करना है, मुझे एक सॉलिड सरफेस पे ग्रो करना है। तो फंगस कहती ओके, क्योंकि सॉलिड सरफेस बिल्कुल सॉलिड है, तो अगर आप बेटा सॉलिड सरफेस पत्थर की बात करो तो पत्थर पानी सोखता थोड़ी है, मिट्टी पानी सोखती है, पत्थर नहीं सोखता। समझे? ये पत्थर में मॉइस्चर का कंटेंट इतना कम होता है कि एल्गी तो भैया कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो एल्गी ना फंगस को कहती है देखो यार मेरी तो जिद है कि मुझे कहाँ एक पत्थर पे ग्रो करना है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो फंगस कहते हैं कि मैं कर सकती हूँ। कैसे? फंगस कहते हैं कि देखो भाई एल्गी, तुम्हारे पास रूट्स तो नहीं है, ये रूट जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं वो कोई काम के हैं नहीं। मेरे पास तो यहाँ इतने बड़े बड़े हाइफे हैं, ये हाइफे ना पतले पतले हैं, लंबे लंबे हैं, तो ना सरफेस एरिया भाई साहब बहुत ज़्यादा है।
तो इतना खतरनाक जो सरफेस एरिया है, मैं कहते हैं उस सरफेस एरिया की मदद से जितना भी पानी और न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब कर लूंगी और फंगस एब्जॉर्ब कर लेगी और किसको दे देगी भैया, एल्गी को। तो एल्गी कहते हैं ठीक है यार फंगस, हम दोनों कर लेते हैं दोस्ती, यानी हम दोस्ती के नाम पे हम क्या कर लेते हैं, सिम्बायोसिस। क्या कर लेते हैं, सिम्बायोसिस। तो अगर अपन सिम्बायोसिस कर रहे हैं कौन कौन, एल्गी और फंगस, तो सिम्बायोसिस के दौरान बेटा क्या कर रहे हैं, तो फंगस कह रहा है एल्गी को कि मैं नीचे से पानी एब्जॉर्ब करके तुम्हें दूंगी, तो फंगस ने पानी दे दिया। अब फंगस को तो खाना भी चाहिए था, तो फंगस कहती है देखो मैंने तुम्हें पानी दिया तो तुम खाना मेरे को दे दोगे। एल्गी कहती ठीक है यार, मेरे पास तो इतनी बढ़िया किचन बनी हुई है, सूरज की रोशनी आती है, मैं जल्दी से खाना पका भी लेती हूँ, तो मैं जितना भी खाना बनाऊंगी कुछ अपने पास रख लूंगी, कुछ तुम्हें दे दूंगी, तुम जितना भी पानी एब्जॉर्ब करोगे कुछ अपने पास रख लेना, कुछ मेरे को दे देना। क्या दोनों का बढ़िया से काम चल पड़ेगा? अरे वाह, बिल्कुल। तो बेटा तीसरी चीज, they can also live as symbionts in association with algae, यानी एल्गी और फंगस एक मिलके एक दोस्ती में रह रहे हैं, एज सिम्बायंट रह रहे हैं। और ऐसे सिम्बायंट के बाद आपके पास ऊपर एल्गी और नीचे फंगस, ये दोनों मिलके रह रहे हैं। तो दूर से देखने में बेटा ये एक ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और दूर से में देखने में कैसे दिखाई देते हैं, काई की तरह, जिसको हम लाइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइकन, हिंदी में कहते हैं काई। देखते हैं ना जमीन पे काई जमी हुई है जो एकदम फिसलन ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, बेटा ये होते हैं लाइकन्स। तो लाइकन्स क्या है, फंगस और एल्गी का मिक्स कॉम्पोजिशन। तो देखो फंगस को तो है भैया घूमने की आदत, तो आदत है तो घूमने की, तो वो घूमते घूमते कहाँ चलेगी, पहाड़ों पे। और पहाड़ों पे जब घूमने गई तो उसको एक बात मालूम लगी कि वहाँ जो पेड़ थे ना वो बहुत परेशान। वो उसने पूछा कि पेड़ भाई क्या दिक्कत है? तो पेड़ कहता है यार देख भाई फंगस, अपन क्या है ना, हम लोग पहाड़ों पे उग रहे हैं, और सबसे मालूम दिक्कत पता है क्या है पहाड़ों पे, वहाँ पे ना मिट्टी कम है, पत्थर ज्यादा है। जब मिट्टी कम और पत्थर ज्यादा है, तो मिट्टी कम है तो बेटा पानी जो है ना वो तो सोखना मुश्किल है, वो पानी अपने अंदर रिटेन करे रखना मुश्किल है ना। तो फंगस कहती हाँ यार तुम तो सही बोल रहे हो। तो पहाड़ कहता यार फंगस अपने से दोस्ती करोगे? कहते हाँ अपने से दोस्ती करोगे तो देखो तुम्हें खाना चाहिए तो खाना मैं सन की रेस से उठा के, मेरे पास भी किचन है, मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। तुम इतने लंबे लंबे तुम्हारे फिलामेंट्स हैं तो तुम अपने फिलामेंट्स को हाई फेंको, जमीन के अंदर डाल देना, पानी वहां से एब्जॉर्ब करना, मेरे को दे देना। तो फंगस ने सोचा, कहता यार ये तो बढ़िया डील है, कुछ करना भी नहीं है, पानी तो मैं आराम से एब्जॉर्ब कर ही सकती हूँ। तो नीचे से पानी एब्जॉर्ब करके पेड़ को दिया, और पेड़ ने उसके रिस्पॉन्स में उसको क्या दिया बेटा, पेड़ ने उसको दिया खाना। यहां पर देखा फंगस ने दो लोगों से दोस्ती करी। अगर एल्गी से दोस्ती करी तो उनको कह दिया लाइकन्स, और बेटा अगर फंगस ने दोस्ती करी पेड़ों से तो उसको क्या कह दिया, माइकोराइजा। हुआ यहां तक क्लियर, राइट? अब हम देखते हैं अपने नोट्स में बेटा फंगस की सबसे पहली बात करी जाती है। कहा जाता है कि जो फंगस है बेटा, फंगस की स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। फंगस कहाँ रहना चाहता है, डैम्प एंड कोल्ड प्लेसेस, समटाइम्स वार्म समटाइम्स कोल्ड ये प्लेसेस, लेकिन डैम्प का मतलब गीला गीला हो, वहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन। फंगस बहुत ही डार्क लाइट के अंदर, मतलब बहुत ही डार्क लाइट तो कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा सनलाइट के अंदर सर्वाइव नहीं करना चाहती। यानी अगर कपड़े में से बदबू आ रही है या कोई चीज़ हो रही है तो उसको आप धूप में रख दो तो अक्सर क्या होता है, ठीक हो जाती है ना। जैसे ना कभी किसी भी चीज़ से बदबू आ रही होती है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लमैटिक होती है बेटा, उसको अपना सनलाइट में रख दो। सनलाइट एक नेचुरल स्टरलाइजिंग एजेंट है। स्टरलाइजिंग एजेंट मतलब ये फंगस बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना वो सनलाइट में मर जाते हैं, राइट? उसी तरीके से फंगस, क्योंकि उसको पता है सनलाइट अपने लिए इतनी बढ़िया नहीं है, तो वो डार्क कंडीशन में रहना चाहता है, राइट? और चाहता है उसके आसपास पानी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो, तो मॉइस्ट कंडीशन। ओके, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा कि जो फंगस है वो बहुत अलग अलग एरियाज में रह सकती है। तो बेटा यहाँ पे ट्री बार्क, लकड़ी पे, इसको कॉर्टिकोकोलस कहेंगे। अगर वुड पे खाली लकड़ी पड़ी हुई हो, जमीन पे इस तरीके से वुड पड़ी हो तो लिग्नोकोलस। हॉर्न एंड हेयर, सींग पे या बालों पे उग रही हो तो केराटिनोफिलस। बेटा केराटिन नाम का प्रोटीन अपने पास बालों में होता है ना, तो वहीं से। और यहाँ पे फिलस वर्ड क्या बता रहा है आपको, लविंग। एल्गी के साथ लाइकन्स पढ़ लिया अभी अभी हमने। हाइयर प्लांट के रूट्स के साथ माइकोराइजा। और अगर गोबर पे, डंग पे, तो उसको कहते हैं कॉप्रोफिलस। ध्यान रखना, कॉप्रो वर्ड बेटा जब भी आता है दैट मीन्स डंग मतलब गोबर, राइट? अब फंजाई के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो नहीं मिलता है, हेट्रोट्रॉपिक मिलता है। हेट्रोट्रॉपिक में बेटा वो पैरासिटिक भी हो सकती है, एनसीईआरटी ने बोला था। सैप्रोफिटिक समझ आ गया था अपने को, सिम्बायोटिक मस्त समझ आ गया, कोई टेंशन नहीं। फंगस की बॉडी को किया गया ऑब्जर्व कि फंगस का शरीर देखने में कैसा है। बेटा फंगस के पास फूल भी नहीं होते, पत्तियां भी नहीं होती, ब्रांचेस तो होती हैं, फूल, पत्तियां, रूट, स्टेम, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब अगर मैं आपको बताऊं कि व्हेन द बॉडी
does not have differentiated structures like root, stem, leaf, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स नहीं होते। व्हेन द बॉडी डज नॉट, ये वाला पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, जब बॉडी के पास ये सब चीजें नहीं होती, देन बॉडी इज कॉल्ड थैलस लाइक बॉडी और थैलॉइड बॉडी। तो बॉडी को कहते हैं थैलस लाइक बॉडी बोल दो या फिर बोल दो थैलॉइड बॉडी। तो थैलॉइड बॉडी अपने को क्या समझाती है कि बॉडी, अगर किसी की बॉडी थैलस जैसी है, थैलस मतलब उसकी बॉडी में कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा, बॉडी ऊपर से नीचे लेकर एक जैसी सी है। अब पेड़ को देखो अपने कमरे के बाहर तो आपको वहां पे सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो बॉडी कैसी है बेटा? थैलस जैसी। तो यस, फंगस की भी अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, दैट मीन्स बॉडी के अंदर कोई भी रूट स्टेम लीफ नहीं है, इसलिए उसकी बॉडी को कहते हैं थैलॉइड बॉडी। अपने को ये तो बात मस्त समझ आई। नेक्स्ट, बॉडी इज हैप्लॉइड। फंगस की बॉडी को देखा गया तो बॉडी में जब सेल्स को देखते हैं तो बेटा जैसे मैं आपकी बॉडी के सेल्स निकालूं तो सेल्स निकालने के बाद उसमें से न्यूक्लियस निकलेगा। न्यूक्लियस में से जब मैं निकाल के क्रोमोसोम को काउंट करूंगा तो मुझे वो डिप्लॉइड दिखाई देंगे, कैसे? 2n। लेकिन फंगस की पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। समझे? इसमें तो कोई डाउट नहीं। फंगस की बॉडी के सेल्स में जितना भी आपके पास ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम मिलता है उनका नंबर कैसा है? हैप्लॉइड। और ये मेरी बात अच्छे से ध्यान रखना, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फिलामेंट्स ऑफ फंजाई। फंगस की बॉडी के अंदर क्या फिलामेंट्स मिलते हैं? यस, लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हाइफे। और मालूम है कि हाइफे इस तरीके से एक नेटवर्क बनाते हैं, उस चीज को कहते हैं माइसीलियम। तो व्हाट इज माइसीलियम? मैट और नेटवर्क ऑफ हाइफे। ओके, एक चीज, फंगस की जो सेल वॉल्स है, ये जो सेल वॉल है बेटा ये काइटिन की बनी है और कुछ पॉलीसेकेराइड्स की बनी है, जैसे यहाँ पे बोलो सेल्यूलोज। ओमाइसीटीज बेटा फंगस की एक क्लास है जहाँ पे आपके पास सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी है। बाकी जितनी भी बाकी रेस्ट ऑफ द फंजाई होती है वहाँ पे सब किस चीज की बनी है? काइटिन की। और काइटिन अपने को तो बचपन से पढ़ते हैं, काइटिन केमिकली क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो यहां तक तो आपको मस्त समझ आया। देखो सारी की सारी चीज एनसीईआरटी वाली बातें एकदम परफेक्ट तरीके से, मजेदार तरीके से नोट्स बना के आपके सामने रखी हुई है। तो बेटा एनसीईआरटी एकदम दिमाग में घुसनी चाहिए। आपको लाइन टू लाइन वहां समझाया, यहाँ आपको रिवाइज करा के पढ़ा रहा हूँ। आपका क्लास में पढ़ भी रहे हो, क्लास में रिवाइज भी कर रहे हो, और कोशिश थोड़ा सा अगर मेहनत और कर लिए ना क्लास के दौरान ही याद हो जाएगा। राइट? फंगस एनसीईआरटी ने कहा था बेटा यूनी और मल्टी सेल्यूलर दोनों हो सकती है। अगर फंगस यूनिसेल्यूलर है तो उसका एग्जांपल क्या हुआ बेटा? यीस्ट। ठीक, अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूं। आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताना है, होलो कार्पिक और यू कार्पिक। यहां पे जो वर्ड है ना बेटा कार्पिक, ये कार्पिक जरा थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। कार्पिक वर्ड आया कार्प। सोचो एक वर्ड में तुम्हें बोलता हूं कार्पल। कार्पल कुछ याद आया आपको? किसके लिए यूज करते हैं कार्पल? सोचो, पिस्टल, कार्पल आया याद? तो ये चीज क्या हम फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए यूज करते हैं? यस, एंड्रोशियम गाइनोशियम। कुछ याद आया? चलो एंड्रोशियम गाइनोशियम छोड़ो, स्टेमन एंड कार्पल, स्टेमन एंड पिस्टल, ये सब पढ़ते थे ना बेटा। तो यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कार्पल प्लांट्स में फीमेल ऑर्गन के लिए बोलते हैं जो इस तरीके से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यही तो पढ़ा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तो बात पढ़ी है। और बेटा इस पूरे चीज को आप दो नाम देते हैं, या तो आप बोलो कार्पल या फिर क्या बोलो उसको, पिस्टल। अरे यहाँ तो फंगस पढ़ रहे हैं, मैं प्लांट क्यों लेके आया? क्योंकि आपको एक वर्ड समझाना और याद कराना चाहता हूँ। क्या? समझाना और याद कराना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, ओवरी के अंदर यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है? ओव्यूल। ये तो मस्त अपने को याद है। अब क्या होता है कि सोचो कंडीशन क्या हो, इसके ऊपर यहाँ पर आके एक पॉलन ग्रेन बैठा, पॉलन ग्रेन ने आके ओव्यूल के साथ आके अपना पॉलन ग्रेन के जितने भी अंदर की चीजें थी उसने ओव्यूल में डाली। अब कंडीशन मालूम क्या होती है? यानी फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन ग्रेन आता है ना, वो अपने साथ मेल गैमेट्स लेके आता है। क्या लेके आता है? मेल गैमेट्स। जो ये ओव्यूल होती है इसमें होता है फीमेल गैमेट्स। तो ओव्यूल में फीमेल गैमेट, पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट, दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा ना।
तो अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है ना बेटा, क्या पॉलन ग्रेन आने के बाद पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाती है, तो ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी क्या करती है, ओवरी बनाती है फ्रूट। क्या बनाती है, फ्रूट। और जो ये ओव्यूल होता है ये बनाता है सीड। कहानी क्लियर हो रहा है, पक्का? तो दैट मीन्स अब ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। आपने देखा ना, फ्रूट के अंदर ही तो सीड बनती है, तो ओवरी के अंदर सीड मिल रही है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, तो फ्रूट जो है वो ओवरी से बनेगा, यानी फ्रूट के अंदर सीड तो ओवरी के अंदर ओव्यूल। गेम समझे? तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फर्टिलाइजेशन यानी रिप्रोडक्शन हो रही है, और रिप्रोडक्शन के अंदर स्पेसिफिकली कार्पर इन्वॉल्व है कि नहीं है, यानी जो रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, जहां पे आपके पास क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, वो रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर कार्पल से एसोसिएटेड है कि नहीं? यस और नो? यस। अगर आपको ये वाली बात समझ आई तो बहुत बढ़िया, आगे देखते रहना। अगर नहीं समझ आई तो बेटा वीडियो को यहीं पॉज करना, जरा 1-2 मिनट पीछे जाना और फिर ये पूरी की पूरी कहानी देखना, जहां पे मैंने ये होलोकार्पिक और यूकार्पिक वर्ड लिखा था। राइट। तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए पॉज करूंगा, फिर आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो 1 2 3। अब आपको समझ तो आ गया। अगर आपने दोबारा पीछे मुड़ के देखना था वो भी आपने देख लिया। तो अब अपने को वर्ड देखना बेटा, होलोकार्पिक और यूकार्पिक। हम समझते हैं इस वर्ड को। होलोकार्पिक बेसिकली ये यूकार्पिक, इसके अंदर एक और वर्ड है होलो। होलो जब भी वर्ड आएगा तो होलो का मतलब होता है होल। क्या होलो का मतलब होता है होल। और कार्पिक इफेक्टिवली यहां पे अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, कार्पिक इज एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन, इजंट इट? कार्पिक इज एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन। तो होलोकार्पिक बेटा मालूम क्या हुआ? होलोकार्पिक अपने पास एक ऐसी अरेंजमेंट हुई वेयर होल बॉडी पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन, where whole body participates in reproduction, उसको कहते हैं होलोकार्पिक। और यूकार्पिक बेटा एक पूरा का पूरा आप समझ लेना, यूकार्पिक क्या हुआ, where a part of body called sex organ, where the part of body called sex organ is involved in reproduction and rest of the body stays same। यानी पूरी की पूरी बॉडी वैसे की वैसी है, लेकिन बॉडी का एक हिस्सा सेक्स ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाला सेक्स ऑर्गन गैमेट्स बनाएगा और फिर जाके रिप्रोडक्शन हुई। तो तुम समझ पाए मैं तुम्हें एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूँ? होलोकार्पिक और यूकार्पिक। होलोकार्पिक में पूरी बॉडी एक सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करती है, यानी कंप्लीट बॉडी behaves like sex organ, right? और यहाँ पे बॉडी का एक पार्ट, a part of body becomes a sex organ and rest of the body remains the same। क्लियर है बेटा? अब एक और वर्ड जानो। अगर मैं कभी भी वर्ड सेक्स ऑर्गन लिखूं बेटा, तो सेक्स ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं गैमिटेंजिया। क्या कहते हैं? गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया बोलो या सेक्स ऑर्गन बोलो तो एक ही बात। तो अगर मैं कहूँगा होलोकार्पिक यानी होल बॉडी इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड यूकार्पिक मतलब असलियत में जैसे ह्यूमंस में भी होता है, शरीर का एक हिस्सा गैमिटेंजिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहा है, बाकी पूरी की पूरी बॉडी सेम है। जैसे ह्यूमंस में भी तो सेक्स ऑर्गन्स अलग होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, और पूरी की पूरी बॉडी सेम होती है। एग्जैक्टली। तो फंगस भी आपके पास 2 टाइप की हो सकती है, एक तो होलोकार्पिक और दूसरा यूकार्पिक। क्लियर हुआ? तो ये वाली डेफिनेशन बेटा यहाँ पे आपको, मैं जब आपको नोट्स दूंगा तो नोट्स में नहीं मिलेगी आपको, आपने लिखी नहीं होगी, ये मैं मिटा दूंगा आपको। जब मैंने लिख दिया है, कंप्लीट कराना, तो अभी वीडियो पॉज करना, पहले इसको लिखना और फिर आगे पढ़ना। राइट। हम यहाँ पे देख रहे हैं फंगस यूनिसेल्युलर है, तो यीस्ट की पूरी बॉडी क्योंकि यूनिसेल्युलर है, एक सेल का आधा हिस्सा तो सेक्स ऑर्गन नहीं बन सकता ना, सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, तो उसकी पूरी बॉडी वर्क्स एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मल्टी सेल्युलर में वो यूकार्पिक है क्योंकि बॉडी का एक हिस्सा ही जाके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन पाता है, एक गैमिटेंजिया बन पाता है। राइट। अब यीस्ट बेटा गोल गोल होता है, बचपन से पढ़ते हैं ना, यीस्ट ऐसा होता है, इस तरीके से बर्निंग भी करता है यीस्ट, हमने पढ़ा है। तो यीस्ट में तो कभी फिलामेंट नहीं देखा। बाकी जितनी भी फंगस होती है उसके अंदर आपको हाइफे यानी फिलामेंट मिलेगा, और फिलामेंट मिलेगा तो माइसीलियम मिलेगा। राइट। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी
जो ये आपको फिलामेंट मिल रहा है ये दो टाइप का मिल सकता है, या तो यूनिन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट। यानी अगर मैं इस फिलामेंट को कहूँ कि सेप्टा होगा, क्या होगा, सेप्टा अगर होगा, सेप्टा यानी क्रॉस वॉल होगी तो वो यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है, अगर सेप्टा नहीं होगा तो मल्टीन्यूक्लिएटेड। यहाँ पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखते हैं। देखो ये जो हमारे पास हाइफे है ना बेटा, ये हाइफे सेप्टा के हिसाब से हमने दो गेम्स में बांट दिया। अगर ए सेप्टेट हुआ तो आपको यहाँ पे नो सेप्टा, नो क्रिस क्रॉस वॉल्स। अगर मैं इसको बोलूँ क्रिस क्रॉस की जगह इसको मैं बोल दूँ नो क्रॉस वॉल्स, एंड देयरफॉर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास कैसा हुआ, सिनोसेटिक स्ट्रक्चर हुआ। इतना तो मत समझ आया। अब इस वाले केस में देखो, अगर सेप्टा हुआ, ये तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना है, अगर सेप्टा हुआ तो क्या अपने को ये इंडिविजुअल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी तो इंडिविजुअल सेल्स दिखाई दे रहे हैं, बट बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इंडिविजुअल सेल में देखो कितना न्यूक्लियस, एक, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, अरे बाबा कितने न्यूक्लियस इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लियस। यहाँ पे इंडिविजुअल सेल में कितने न्यूक्लियस हैं, दो। कितने न्यूक्लियस हैं, दो। कितने न्यूक्लियस हैं, दो। राइट। अब बोलो जल्दी से, प्रोकैरियोट्स। राइट। तो कैरियो वर्ड बेटा किसके लिए था, न्यूक्लियस के लिए। तो अगर मैं कैरियो से वर्ड बना दूं कैरियन, यस, तो ये वर्ड भी तो न्यूक्लियस के लिए है ना, राइट। तो अब देखो ये कैरियन न्यूक्लियस के लिए समझाता है। तो यहाँ पर सेल सिंगल न्यूक्लियस है तो मोनो मतलब सिंगल न्यूक्लियस, पर सेल दो न्यूक्लियस है तो डाई कैरियन। क्लियर हुआ बेटा। दोनों के दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं, आपके पास हैप्लॉइड है, और यहाँ सिंगल न्यूक्लियस होगा तो ये कैसा होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड होगा, और ये भी हैप्लॉइड दो न्यूक्लियस होंगे। समझे। तो सेप्टेट कंडीशन, ए सेप्टेट कंडीशन क्लियर हुई अपने को मस्त तरीके से। नेक्स्ट देखना बेटा टाइप्स ऑफ सेप्टा। अब सेप्टा है तो ये कंडीशन है, लेकिन इस सेप्टा की भी डिटेल्स में जाएं तो ये सेप्टा अलग अलग टाइप्स का मिलता है। कैसे, इस सेप्टा भी अलग अलग टाइप्स का मिलता है। कैसे बोलो, टाइप्स ऑफ सेप्टा, कंप्लीट सेप्टा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यानी इस कंडीशन के अंदर देखो कि पूरा का पूरा ये सेप्टा पूरी की पूरी वॉल बना रहा है, कंप्लीट सेप्टा। यहाँ पे आपके पास कभी कभी सेप्टा के बीच में छोटा सा छेद मिलता है, इसको सिंपल पोर सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल पोर दिख रहा है ना यहाँ पे, राइट। अब ये पोर कभी कभी बेटा ब्लॉक हो जाते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर से, उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को वोरोनिन बॉडीज कहते हैं। ये पुराने ईयर्स में क्वेश्चन आता था। आपको वोरोनिन बॉडीज बताने का पर्पस ये है कि कभी ये वर्ड आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको सिंपल पोर सेप्टा मिलेगा तो इस सेप्टा में कभी कभी इस सेप्टा को बंद करने के लिए, समझ लो ना, आपने एक प्लग लगा दिया, वो प्लग क्या है, वोरोनिन बॉडीज, राइट। क्लियर। एक और चीज, समटाइम्स ये पोर वाला सेप्टा अपनी शेप थोड़ी मॉडिफाई कर लेता है और ऐसा सा सेप्टा बन जाता है। देखो बेटा पोर तो अभी भी मिल रहा है, ये छेद अभी भी मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे शेप अलग दिखाई दे रही है। इधर शेप तो कुछ भी नहीं थी, बस गायब था, यहाँ देखो शेप उसने चेंज कर ली है, राइट। तो ऐसी चीज को हम क्या टर्म करते हैं, डॉली पोर सेप्टा। क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बेटा यहाँ बन रहा है इसी शेप की वजह से, उसको कहते हैं पार्थिनोसोम, राइट। और ये पार्थिनोसोम क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स आके इस पोर के साथ जुड़ चुकी है। यानी सिंपल पोर था और इसके साथ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स आके इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन आके जुड़ चुकी है। तो ये स्ट्रक्चर अपने को मिला, इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया पार्थिनोसोम। डन बेटा, इतना तो अपने को क्लियर हुआ। तो ये था अपनी फंगस की बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं फंगस के उस एरिया में जाने वाला हूँ। अब आपको पहले वाला वो सेगमेंट में आपको समझाने वाला हूँ जो सेगमेंट अभी तक आपने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा। पहले हम अपने नोट्स पढ़ेंगे, फिर अपन देखेंगे एनसीईआरटी अपने को क्या कहना और समझाना चाहती है। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। देखो फंगस की बात करें तो फंगस के जीवन में ना अलग अलग फेजेस आते हैं। जैसे आपके लाइफ में भी तो कभी अलग अलग फेजेस आते हैं, कभी स्टूडेंट फेज, कभी फिर एडल्ट फेज, कभी जॉब फेज, फिर मैरिज फेज, फिर चिल्ड्रन फेज, फिर मतलब पापा फेज, दादा फेज एंड फिर डेथ फेज। इस तरीके से मल्टीपल फेजेस आते हैं ना। तो बेटा आपकी लाइफ में भी जैसे अलग अलग फेजेस आ रहे हैं वैसे फंगस की लाइफ में भी अलग अलग फेजेस आते हैं, राइट। सबसे पहला फेज वेजिटेटिव फेज, एक ऐसा फेज जहाँ पे फंगस क्या करती है, सॉइल के अंदर छुपी रहती है। फंगस कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रही, यानी फंगस प्रेडोमिनेटली माइसीलियम की तरह है। बेटा एक चीज मेरे को बताओ, तुम क्या तुमने कभी जमीन पे पड़ा हुआ माइसीलियम देखा है? नहीं ना। माइसीलियम कभी जमीन के ऊपर हवा में सरफेस पे नहीं होता है। माइसीलियम हमेशा जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर मिलता है। यानी फंगस अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, यानी फंगस एज अ माइसीलियम सर्वाइव कर रही है। और जब फंगस एज अ माइसीलियम सर्वाइव कर रही है ना, तो वो माइसीलियम जमीन के मिट्टी के नीचे मिलता है।
समझे? तो जब फंगस रिप्रोडक्शन नहीं कर रही तो इट इज सर्वाइविंग ओनली एज माइसीलियम एंड दैट माइसीलियम इज नॉट विजिबल ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड, इट इज फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड, मिट्टी के अंदर मिलेगा। सो जो वेजिटेटिव फेज है इसमें फंगस रिमेन्स हिडन इन द सॉइल एज माइसीलियम, राइट। इस फेज के दौरान देयर इज नो रिप्रोडक्शन, मैं कहूंगा नॉन रिप्रोडक्टिव फेज, राइट। पक्का क्लियर? अब जब जमीन में रहने के कुछ टाइम बाद फंगस मैच्योर हो चुकी है, फंगस अब रिप्रोडक्शन करना चाहती है, तो बेटा जब फंगस रिप्रोडक्शन करना चाहती है ना तो फंगस क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर स्पोर्स बनाती है। क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है। क्या बोल रहा हूँ? जब फंगस, ये फंगस है, ये पहले वेजिटेटिव फेज को तो कंप्लीट किया, अब फंगस को क्या करना है? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनाएगी फंगस? स्पोर्स, राइट। और स्पोर्स बनाती किस में है? वेयर, या फिर इन व्हाट स्ट्रक्चर? ये स्पोर इन व्हाट स्ट्रक्चर इज इट फाउंड? ये स्पोर कौन से स्ट्रक्चर में बनता है? ये बनता है बेटा फ्रूटिंग बॉडीज। याद है फ्रूटिंग बॉडीज आपने प्लाज्मोडियम में भी देखी थी, स्लाइम मोल्ड्स में, वैसे यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज में आपको ये स्पोर्स बनते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? तो जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा आफ्टर द वेजिटेटिव फेज, आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, फंगस रिप्रोडक्शन करेगी, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगी और बनाएगी स्पोर्स। क्लियर? पक्का? बेटा होलोकार्पिक और यूकार्पिक दो डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। चलो एक बार ये दोनों फेज तो अपने को क्लियर हुए, इन दोनों डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। कहते हैं होलोकार्पिक, अ टाइप ऑफ फंगस इन विच द एंटायर बॉडी बोलो चाहे थैलस बोलो इज डिफरेंशिएटेड इनटू रिप्रोडक्टिव स्पोरेंजियम वेयर दे मैच्योर। यानी एक पूरी की पूरी बॉडी वर्क करने लगती है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरह, तो उसको होलोकार्पिक कहते हैं, राइट। यहाँ पे स्पोरेंजियम वर्ड नहीं समझाया, कोई टेंशन नहीं, अभी समझा दूंगा, 2 मिनट में समझ आएगा। कहानी समझ तो आ गई ना, हिंदी में तो समझ आया ना कि पूरी की पूरी जो बॉडी है इट इज टर्निंग इनटू अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्पोरेंजियम यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में मतलब कन्वर्ट हो जाती है, उसको कहते हैं होलोकार्पिक। एग्जांपल बोलो यीस्ट। और जितनी भी बाकी बची हुई फंगस होती हैं, it is a fungus where thallus differentiates, where a part of thallus differentiate into reproductive structure and other part of the thallus remains as vegetative। यानी अगर मैं पूरे थैलस में देखूं तो थैलस में कुछ रीजन मेरे पास वेजिटेटिव होगा और कुछ रीजन कैसा होगा? रिप्रोडक्टिव। तो डेफिनेशन पढ़ो, यूकार्पिक डिनोट्स अ फंगस वेयर द थैलस डिफरेंशिएट्स इनटू रिप्रोडक्टिव, थैलस में रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव रीजन दोनों के दोनों होंगे। यानी अ पार्ट ऑफ थैलस बिकम्स रिप्रोडक्टिव एंड रेस्ट ऑफ द थैलस रिमेन्स कैसा? रेस्ट ऑफ द थैलस रिमेन्स बेटा कैसा? वेजिटेटिव। ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक। अब फंगस ने वेजिटेटिव फेज में माइसीलियम की तरह जमीन के नीचे रहा, अब उसको क्या करनी है? रिप्रोडक्शन। जब फंगस को रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन करने के लिए वो क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडीज। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फंगस रिप्रोडक्शन करता कैसे? क्या वो सेक्सुअल तरीके से करता है कि एसेक्सुअल तरीके से? तो ये मेरा क्वेश्चन है, समझे मेरी क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बेटा ये है कि फंगस को रिप्रोडक्शन करनी है, जब फंगस को करनी है रिप्रोडक्शन तो फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, एसेक्सुअली कर सकता है और वेजिटेटिवली कर सकता है। सबसे पहले समझाता हूं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जो स्पोर की मदद से होती है, यानी स्पोर्स बनाए जाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर्स बनाए जाते हैं। इनको आप सेक्सुअल स्पोर्स बोलिए, इनको आप एसेक्सुअल स्पोर्स बोलिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं अपने पास। अब जो ये स्पोर्स आपके पास बन रहे हैं वो किस में बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज। इनफैक्ट ये फ्रूटिंग बॉडीज स्पेसिफिकली स्पोर्स जहां पर भी आएगा आपके लिए वर्ड फ्रूटिंग बॉडीज यूज होगा, ठीक। स्पोर्स जहां पे भी वर्ड आएगा आपके लिए वर्ड क्या यूज होगा? फ्रूटिंग बॉडीज। चाहे वो सेक्सुअल हो, जैसे ही चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो एसेक्सुअल हो। क्लियर हुई मेरी बात? तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि फंगस अब करने लगा है रिप्रोड्यूस, तो फंगस सेक्सुअली, एसेक्सुअली और वेजिटेटिवली तीनों तरीके से कर सकता है। एसेक्सुअली करेगा तो एसेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअली करेगा तो सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो सेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअली करना है तो एसेक्सुअल स्पोर्स, और अगर वेजिटेटिवली करना है तो बेटा फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। और ये तीनों वर्ड्स तुम्हें आते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब किसी टूटे स्ट्रक्चर का टूट जाना दो हिस्सों में, तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट फंगस में डेवलप होगा और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट फंगस में डेवलप होगा, इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बडिंग के प्रोसेस जैसे यीस्ट में पढ़ा है वो बडिंग का प्रोसेस, और फिजन का मतलब
पूरी बॉडी इक्वल हाफ में बढ़ जाती है और फिर ये दोनों आगे पूरा कंप्लीट बड़े होते हैं, इसको हम फिजन कहते हैं। क्लियर हुआ? पक्का? तो बेटा ये क्लियर होता है और अपने को ये स्ट्रक्चर देखना है। आप ये डायग्राम अगर समझ गए तो आपकी फंगस की अंडरस्टैंडिंग टोटली क्लियर हो जाएगी। फंगस ने देखो बेटा, ये फंगस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलूं तो दैट मीन्स दिस इज दी, ये अपने पास है, ये अपने पास फंगस है, राइट? तो ये फंगस जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ये फंगस अपनी लाइफ में एसेक्सुअल साइकिल भी चला सकती है और सेक्सुअल साइकिल भी चला सकती है, राइट? तो बेटा अब तुम मेरे को ना बात बताते रहना। एसेक्सुअल साइकिल में उसने स्पोर बनाया, देखो फंगस थी, उसने इस तरीके से एक हैप्लॉइड स्पोर बनाया और वापस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी फंगस ने स्पोर बनाया, स्पोर जाके किसी फेवरेबल जगह गिर गया, उसने जर्मिनेट किया, नया फंगस बना दिया, बात खत्म। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती थी। ऑल्सो फंगस यहाँ पे अकॉर्डिंग सेक्सुअली भी तो रिप्रोड्यूस कर सकती है ना बेटा। तो जो फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, वो कैसे करेगी, इस बात को अच्छे से समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा दो चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, गैमीट्स बनने चाहिए और दूसरा फैक्ट, गैमीट्स फ्यूज होने चाहिए। क्लियर? पहला फैक्ट गैमीट्स बनने चाहिए और दूसरा फैक्ट गैमीट्स फ्यूज होने चाहिए। इतना तो अपने को हमेशा से मालूम है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनाने और गैमीट्स और स्पोर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, जीवन में गैमीट्स और स्पोर्स जब भी आएंगे, इक्वल का यहाँ पे इक्वल नहीं लिखते, मैं ऐसे लिखता हूँ गैमीट्स और स्पोर्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। याद रखना, गैमीट्स और स्पोर्स हमेशा कैसे होंगे बेटा? हैप्लॉइड। तो पहले ना स्पोर ही बात देख लेता हूँ, एसेक्सुअल स्पोर। बेटा यहाँ स्पोर कैसे आपके पास? हैप्लॉइड। ऑर्गेनिज्म कैसे? हैप्लॉइड। तो ये किस तरीके से स्पोर बनाएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। क्लियर? अब सेक्सुअल साइकिल देखते हैं। सेक्सुअल साइकिल में बेटा, सेक्सुअल साइकिल है तो गैमिट्स बनने हैं। इधर देखो, ये गैमिट्स अपने को बनने हैं यहाँ पे। अगर गैमिट्स बनने हैं तो इस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ने गैमिट बनाया, तो जो गैमिट बनाया है हैप्लॉइड गैमेट है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और गैमेट बनाने के लिए बॉडी में सेक्स ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। यस, तो बॉडी का जो गैमेटेंजिया है, जो सेक्स ऑर्गन है, वो गैमेट्स बना रहे हैं। और ये जो गैमेट्स हैं बेटा किस तरीके से हैं? ये गैमेट्स कैसे हैं? हैप्लॉइड। क्लियर? गैमेट्स बनते हैं और फिर गैमेट्स उसके बाद ये करते हैं बेटा फ्यूज। जब गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो गैमेट्स में फ्यूजन होगी और उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट। ये तो अपने को मालूम था। तो समझना मेरी बात। गैमेट्स, ये जो फंगस ने गैमेट्स बनाए, ये दोनों गैमेट्स ने बेटा किया फ्यूज, और फ्यूज करने के बाद गैमेट एक सेल है ना बेटा, जब सेल फ्यूज करता है तो सेल में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, फिर उसके अंदर के जो न्यूक्लियस है वही तो फ्यूज करता है। कैसे? ये देखो डायग्राम, बढ़िया से समझ आएगा। आपके पास ये एक सेल है विद न्यूक्लियस, ये एक सेल है विद न्यूक्लियस। चलो इन दोनों को आपको फ्यूज यानी फर्टिलाइज करवाना है। क्या कराना है? फ्यूज यानी फर्टिलाइज। तो पहले इस तरीके से सेल, इस तरीके से इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स फ्यूज कर जाएंगे, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी के दौरान क्या हुआ? साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया। अब प्लाज्मोगैमी के बाद इस कंडीशन में एक सेल के अंदर ये एक सेल है ना बेटा पूरा का पूरा, अब एक सेल है, कितनी न्यूक्लियस है यहाँ पे? 2। तो प्लाज्मोगैमी के बाद ये कैसी कंडीशन हुई? डाई कैरियन कंडीशन। मिली कि नहीं मिली कंडीशन? पक्का समझ आया? क्लियर? ये डाई कैरियन कंडीशन समझ आए। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद इसके जो न्यूक्लियस थे बेटा, ये भी न्यूक्लियस में दोनों फ्यूज कर जाएंगे। तो अब आपके पास ये क्या स्ट्रक्चर बन गया? जाइगोट। बोलो कोई डाउट? तो जब न्यूक्लियस फ्यूज कर गए तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियस फ्यूज, तो उसको कहेंगे कैरियोगैमी। यानी जब मैं फर्टिलाइजेशन की बात करता हूं तो फर्टिलाइजेशन में पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी और दूसरा स्टेप क्या होता है? कैरियोगैमी। और फर्टिलाइजेशन में अगर प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी में कोई टाइम है, इन दोनों के बीच में टाइम स्पैन है, तो उस टाइम स्पैन के बीच में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डाइकैरियन ही तो बनेगा। नहीं समझे? देखो पहले प्लाज्मोगैमी हुआ, कि इस बात को थोड़ा सा साफ कर देते हैं फिर दोबारा समझाता हूँ।
पहले बेटा क्या हुआ, इस तरीके से सबसे पहले आपने फर्टिलाइजेशन में पहले स्टेप को किया, प्लाज्मोगेमी को, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना। अब सोचो प्लाज्मोगेमी हुआ और अगले ही सेकंड में न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, तो कैरियोगेमी होते ही आपके पास जाइगोट बन जाएगा कि नहीं बनेगा। बट कुछ फंगस में बेटा ऐसा नहीं होता। कुछ फंगस कहती हैं कि मैं पहले प्लाज्मोगेमी करूंगी और 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रुक जाऊंगी, यानी वी विल वेट आफ्टर प्लाज्मोगेमी, हम वेट करेंगे और कैरियोगेमी अभी एकदम नहीं करना है, हम 1 महीने बाद करेंगे। तो जो 1 महीने का टाइम पीरियड होगा उसमें हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे, 2 होंगे ना बेटा। तो आपके पास कैसी कंडीशन मिल जाएगी, डाई कैरियन कंडीशन। गैमीट से जो चीजें बनी है वैसी कंडीशन कैसी हो जाएगी, डाई कैरियन कंडीशन। और जब कैरियोगेमी हो जाएगी तो डाई कैरियन कंडीशन फिनिश हो जाएगी। क्लियर हुआ मेरी बात। तो यहाँ पे ना यही डाई कैरियन कंडीशन के बारे में दिखा रखा है। अब देखो क्या हुआ, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था, उसने गैमीट बनाए, गैमीट्स ने बेटा जब फ्यूज किया तो डाइकैरियोटिक सिंगल सेल बन गया। अब ये 1 महीने तक वेट करता है और 1 महीने तक वेट बेटा कैरियोगेमी करने से पहले वेट करेगा और 1 महीने में ना खूब सारा खाना खाएगा और खूब सारी माइटोसिस करेगा। तो क्या सेवरल माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या इस तरीके से आपको एक डाइकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, समझे मेरी बात। तो गैमीट्स ने सिंगल सेल के गैमीट्स से फ्यूज करके एक सिंगल सेल में दो गैमीट्स से फ्यूज करके सिंगल सेल बना लिया, ऐसे सिंगल सेल बना लिया। अब उसमें 2 न्यूक्लियस है, इसने डिवाइड करते गए तो एक लंबा सा माइसीलियम बना दिया, सेप्टेट माइसीलियम बना लिया, जिसमें हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस है। क्लियर हुई मेरी बात बेटा, शाबाश। हर एक सेल में अब 2 न्यूक्लियस है। फिर क्या होगा, उनमें से उन पूरे के पूरे माइसीलियम में से कुछ एरियाज में जो वो 2 न्यूक्लियस होंगे ना, वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे। सब सेल्स में नहीं, कुछ सेल्स में से वो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे और फ्यूज करेंगे तो बेटा अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, जाइगोट। क्या स्ट्रक्चर होगा, जाइगोट। क्लियर हुई मेरी बात, पक्का डन। जब जाइगोट बना तो अब कंडीशन क्या होगी, कैसे, इस बात को देखो। यहां पर इस वाले डायग्राम को बेटा आधा यहाँ से उड़ा देता हूँ ताकि अब आपको मैं अपनी वाली बात समझा सकूं। ये डायग्राम के साथ ये आपके पास डाइकैरियन कंडीशन आई, तो अब यहाँ पर क्या होगी, मल्टीपल माइटोसिस। क्या होगी, मल्टीपल माइटोसिस। तो मल्टीपल माइटोसिस के बाद आपके पास स्ट्रक्चर मालूम कैसा होगा बेटा, इस तरीके से एक फिलामेंट बन जाएगा जो आपके पास ऐसा सा बन जाएगा, राइट। अब इस फिलामेंट में बेटा क्या होगा, इस तरीके से, ये जो डायग्राम बना रहा हूँ ये भी तुम्हें नोट्स में नहीं दूंगा, तुम्हें क्लास के साथ सब बनाना है। इस स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा ना, इसमें ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे। तो ये माइसीलियम पूरा का पूरा ऐसे नहीं दिखा होगा, और ये इस तरीके से फ्यूज कर गया। तो मैंने अब इस सेल को क्या टर्म कर दिया, जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है ये बेटा डिप्लॉयड है और सब कैसे हैं, हैप्लॉयड, राइट। क्लियर हुई बात। तो ये वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला, ये जाइगोट वाला पोर्शन, अब इस पोर्शन के अंदर, इस ऊपर वाले पोर्शन के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। और हमने तो सेल डिवीजन पढ़ ही लिया है, तो मियोसिस में मालूम बेटा क्या होता है, यहां पर 1 2 3 4 हैप्लॉइड आपके पास न्यूक्लियस बनेंगे और बाकी पूरी बॉडी के सेल्स इस तरीके से। समझ आ रही है, पक्का क्लियर। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 4 आपके पास मियोसिस से बने। इसमें बेटा ये जो इंडिविजुअल है, ये जो आपके पास इंडिविजुअल है, अब ये क्या होगा, इसके अंदर अब रिलीज होगा। समझाता हूं कैसे। ये 4 क्या है, 4 स्पोर्स। समझे मेरी बात, कैसे हुआ, दोबारा देखो। यहां पे डाइकैरियोटिक कंडीशन तक तो आपको मस्त समझ आ गया। मल्टीपल माइटोसिस हो तो ये स्ट्रक्चर बना, इसके अंदर ऊपर वाले जो सबसे टॉप मोस्ट एरिया था, ये वाला जो टॉप मोस्ट एरिया था, यहाँ पे फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना। जाइगोट वाले इलाके में मियोसिस हुआ तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने।
और इन्होंने डेवलप करके क्या बना लिए, 4 स्पोर्स बना लिए। अब बेटा स्पोर्स की नाम बोलो तो सारे के सारे स्पोर्स कैसे होंगे, अपने आप में हैप्लॉइड तो होंगे, तो 4 आपके पास हैप्लॉइड स्पोर्स और ये बचा हुआ माइसीलियम। ये जो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, क्या हैप्लॉइड स्पोर, ये इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे गैमेट्स मिले थे, यस, और क्या बेटा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ था, यस। तो बेटा ये सेक्सुअल प्रोसेस की रिस्पॉन्स से ही तो 4 स्पोर्स बने। तो ये जो 4 स्पोर्स हैं इनको मैं सेक्सुअल स्पोर्स बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, तुम समझे मेरी बात। एग्जैक्टली मैं तुम्हें ये वाली बात समझाना चाहता हूँ कि जो ये 4 स्पोर्स बनते हुए आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये बेटा 4 सेक्सुअल स्पोर्स हैं। क्लियर। तो ये वाला पोर्शन देखिए बेटा, इस वाले पोर्शन के अंदर आप देखिए हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था, इसने बनाई 2 गैमेट्स, गैमेट्स के साथ डाइकैरियोटिक सेल बना, मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होकर डाइकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बना। अब उसके अंदर ऊपर वाले के अंदर जाइगोट बना, जाइगोट ने मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए और स्पोर्स रिलीज हुए। और जब स्पोर रिलीज होगा, तो जब स्पोर जर्मिनेट होगा तो नया फंगस नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा कि नहीं बनाएगा। डन, क्लियर। तो ये वाली पोर्शन यहां तक होता है फिनिश। लास्ट बात बताऊंगा बेटा, मेरी बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या बोलना चाहता हूं। अब आपको ये 4 स्पोर्स मिल रहे हैं यहां पर, ये 4 स्पोर्स इस स्ट्रक्चर में बने कि नहीं बने, क्लियर हो रहा है। तो ना मैं आज आपको एक वर्ड मस्त सा समझाता हूं, वर्ड है एंजियन। क्या है, एंजियन। एंजियन से मिलता जुलता वर्ड है एंजियम। क्या है, एंजियम, राइट। और इसका मतलब होता है वेसल। वेसल यानी, वेसल का मतलब जो कोई भी चीज को होल्ड करने वाला, कंटेनिंग स्ट्रक्चर। वेसल यानी कंटेनिंग स्ट्रक्चर, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे वर्ड है, अरे बाबा, वर्ड है एंजियन, चाहे बोलो एंजियम चाहे वेसल। तो अगर कोई स्ट्रक्चर स्पोर्स को होल्ड कर रहा है, किसको होल्ड कर रहा है, स्पोर्स के लिए वेसल की तरह अगर बिहेव कर रहा है कोई भी स्ट्रक्चर, तो उसको कहेंगे स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे, स्पोरेंजियम, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर जो ये अपने पास, इसको मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर होगा, ये वाला कैसा स्ट्रक्चर होगा बेटा, ये भी तो स्पोरेंजियम होगा कि नहीं होगा। समझे मेरी बात, बढ़िया से मस्त क्लियर हुआ। कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा सारी चीज, और इस बात की गारंटी देता हूँ कोई तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ाएगा। और मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट अगर बढ़िया से तुम्हें आ गए ना क्लियर, तो बेटा बायो के महारथी बन जाओगे। तो जो देखो यहाँ पे मेरी बात, तो यहाँ पे स्पोरेंजिया की बात कर रही है, स्पोरेंजिया बोलो चाहे स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड होता है स्पोरेंजियम का। तो इस स्पोरेंजिया में 4 स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, स्पोर्स यहाँ से रिलीज होते हैं, ये स्पोर्स हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो बेटा आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ी 2 साइकिल्स, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। इन दोनों साइकिल्स में अपन गेम पूरा का पूरा क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने पूरे की पूरी चीज को इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि बैक्टीरिया जो फंगस है इस सेक्सुअल एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। वेजिटेटिव तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपने को आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बना सकता है। तो देखो ना कितना सिंपल था, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ने माइटोसिस करके अपने किसी बॉडी के पार्ट से, किसी के बॉडी के स्पेसिफाइड पार्ट से स्पोर बना दिया, टेंशन खत्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर बनाया, लेकिन जब देखो ना ये भी तो सेक्सुअल स्पोर है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाला स्पोर बेटा, इसको हम सेक्सुअल स्पोर ही तो कहेंगे। यस, और ये वाला कैसा होगा, ए सेक्सुअल स्पोर। क्लियर। तो सेक्सुअल स्पोर्स भी बन सकते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर्स भी। लेकिन जब सेक्सुअल स्पोर्स हैं तो पहली चीज गैमेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन ये प्रोसेस है, ये दोनों होना जरूरी था। तो यहाँ पे अपने को मस्त तरीके से डाइकैरियन भी समझ आ गया, डाइकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलो चाहे डाइकैरियन बोलो, वो भी मस्त समझ आ गया। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही। अगली इससे नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या करेंगे, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल्स में जाएंगे और उसको आगे फिनिश ऑफ करेंगे। तो राइट, यहाँ तक बढ़िया से समझ आए। आप लोगों को एनसीईआरटी में ये करना है, मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले रिप्रोडक्शन इन फंजाई बेटा इस वाले पोर्शन को ये पूरा का पूरा आपने कंप्लीट करना है। अगर आपने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया तो आपको जो आज पढ़ाया है तो बढ़िया से समझ आ गया होगा। राइट, तो नेक्स्ट वाली क्लास में इस वाले पोर्शन को हम दोबारा मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट आपको खुद भी पढ़ना है ताकि क्लास में मेरे पढ़ाते ही आपको याद हो जाए। राइट, तो आज के लिए बेटा इतना ही। तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक।